अरे मम्मी जी, आप मेरे कमरे के बाहर यूं चोरी छिपे खड़ी होकर क्या झांक रही है? मैंने गौर किया है, जब भी मैं अलमारी खोलती हूँ आप किसी न किसी बहाने चुपके से कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती हैं। यही देख रही है ना कि मैं पैसे किस अलमारी में रखती हूँ। बोलिए, अब चुप क्यों हैं? चोरी पकड़ी गई तो क्या सांप सूंघ गया? मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। चुपके से आप पैसे निकाल लेंगी और जब आपकी दुलारी बेटी रचना या मामा जी आएंगे तो उन्हें पकड़ा देंगी और वो लोग पैसे लेकर रफ्फू चक्कर हो जाएंगे। फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि पैसे किसने लिए हैं? यही बात है ना? पुष्पा अपनी सास प्रतिभा जी से कहती है। प्रतिभा जी बोली, हे भगवान, बहू तुम ये कैसी ओछी बात कर रही हो? भला मैं अपने ही बेटे के पैसों पर बुरी नजर क्यों डालूंगी? क्या मेरे बेटे का पैसा मेरा नहीं है? हाँ, वो बात अलग है कि मैं कभी उसके पैसों पर अधिकार नहीं जताती हूँ और तुम मेरे भाई और मेरी बेटी को इसमें क्यों घसीट रही हो? तुम्हारी भी माँ बहन हमारे घर में आती है, पर मैंने तो आज तक उन पर कभी शक की दृष्टि नहीं डाली। फिर तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? पुष्पा बोली, अच्छा तो अब आप अपने रिश्तेदारों की तुलना मेरी माँ बहन से करेंगी? अरे जाओ जाओ, कहाँ मेरा परिवार, कहाँ आप लोग। और क्या कहा आपने? आपके बेटे के पैसों पर आपका अधिकार है। भला वो कैसे? मैं भी तो सुनूं। प्रतिभा जी बोली, एक माँ अपने बेटे को पाल पोस कर कमाने लायक बनाती है और जब बेटा कमाने लगता है तो उस पर उसकी पत्नी का अधिकार हो जाता है। वो कैसे? 27 साल मैंने मेहनत की और फल किसी और के नाम हो गया। ये तो सरासर नाइंसाफी है। एक माली बंजर जमीन को हरा भरा करता है और उसमें फूल पौधे लगाकर उसे सुंदर बगीचा बनाता है, तो क्या वो बगीचा किसी और का हो जाता है? माली का उन फूलों पर या पौधों पर कोई अधिकार नहीं होता। बहू, अभी तुम कह सकती हो, अगर मैं जिंदा रही तो 10-15 साल बाद तुमसे पूछूंगी कि तुम्हारे बेटे पर तुम्हारा पहला अधिकार है या उसकी पत्नी का। एक बात बोलूं बहू, मुझे अपने बेटे की कमाई नहीं चाहिए। तुम्हारे ससुर जी जाने से पहले मेरे खाने और दवाइयों का इंतजाम करके गए हैं। तुमसे कुछ और नहीं मांगती हूँ, तो कम से कम इज्जत ही दे दो। भगवान से कुछ तो डरो। तुम्हारे भी 2 बेटे हैं, मुझे तो एक का सामना करना पड़ता है, तुम्हें तो दोनों की नजरों का सामना करना पड़ेगा। इतना कहकर प्रतिभा जी नम आंखें लिए वहां से चली गई। उनके जाते ही पुष्पा फोन पर अपनी माँ से अपनी सास की शिकायत करने लगी और कहने लगी, माँ, मेरी सास मोटी चमड़ी की बनी है। उनके दिमाग में कोई भी बात जल्दी जाती नहीं है। हिम्मत तो देखो उनकी, मेरे पति के पैसे पर अपना हक बता रही है। इन्हें मालूम ही नहीं कि इन जैसी औरतों को ही कितनी ही बहुओं ने वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा दिया है। अरे, मेरा एहसान मानने की जगह मुझे 4 बातें सुनाती हैं। दोनों माँ बेटी प्रतिभा जी की चुगली करने में लगी थी। वहीं प्रतिभा जी की बेटी रचना का जब फोन आया तो माँ की दुखी आवाज सुनकर उसने कारण पूछा, तो प्रतिभा जी ने ये कहकर टाल दिया कि हर घर में छोटी मोटी बातें होती ही रहती हैं, उनको तूल देने से अच्छा है नजरअंदाज करना। यही फर्क होता है एक समझदार माँ और एक नकचड़ी बहू में। घर की शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभा जी हर बार चीजों को अनदेखा कर देती थी, पर कब तक करती रहेंगी ये देखना है। प्रतिभा जी के पति ने अपनी सब जिम्मेदारियों को पूरा किया था। बेटी की शादी को अभी 6 महीने नहीं हुए थे कि अकस्मात मृत्यु के कारण वो दुनिया से चले गए। जब तक वे जीवित थे उनका बेटा संजय और बहू पुष्पा की हिम्मत नहीं होती थी प्रतिभा जी से बदतमीजी करने की। उन्होंने आंखें क्या बंद की, बेटे बहू ने घर पर अपना राज समझ लिया। यहाँ तक कि संजय का भरोसा अपनी माँ पर से उठ गया। वो अपनी माँ से चीजों को छुपाने लगा। जो भी पैसे होते पत्नी के हाथ में ही देता और पत्नी के सामने कई बार माँ का अपमान भी कर देता था। ये सब देखकर प्रतिभा जी दुखी रहने लगी थी, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य भी अब गिरने लगा था, क्योंकि मन के दुख को वो मन में ही दबाए रखती थी। उनकी कोई सुनने वाला नहीं था, तो वो किसी से आखिर क्या ही कहती। समय बीता। एक रोज पुष्पा अपनी बहन जो उसी शहर में रहती थी उसके साथ मॉल घूमने के लिए चली गई, प्रतिभा जी से ये कहकर कि मम्मी जी खाना बनाकर रखना और घर की देखभाल करना, मैं करवा चौथ की शॉपिंग करने जा रही हूँ। प्रतिभा जी के भाई जो उसी शहर में रहते थे वो हर दूसरे तीसरे दिन अपनी बहन और उसके परिवार की खोज खबर लेने आते जाते रहते थे। जो छोटे मोटे काम होते
वो वही कर देते। पति की मृत्यु के बाद प्रतिभा जी को भाई का ही एक सहारा था। वो आकर बैठे थे। संजय उस दिन दफ्तर से जल्दी आया और इधर उधर पुष्पा को ढूंढने लगा। जब वो नहीं मिली तो प्रतिभा जी से धीरे से बोला, माँ, पुष्पा दिख नहीं रही, कहीं गई है क्या? और ये मामा जी हर दूसरे दिन क्यों आ जाते हैं? मुझे एक जरूरी काम था। प्रतिभा जी बोली, हाँ बेटा, कहकर तो गई है कि कुछ खरीदारी करने गई है। अगर तुम मुझे उस काम के लायक समझते हो तो मुझे भी कह सकते हो। आखिर इतने सालों तक मैंने ही तो तुम्हारी चीजों और तुम्हारा ध्यान रखा है। संजय बोला, हाँ हाँ माँ, मुझे भी पता है आपको अपने फर्ज गिनवाने की जरूरत नहीं है। सुनिए, एक जरूरी बात है। ये कुछ पैसे हैं, संभाल कर रख दीजिए। ध्यान रखिएगा, बिना मुझसे पूछे फिजूल खर्च मत कर दीजिएगा। और हाँ, थोड़ा छुपा कर रखिएगा, क्योंकि हम घर में रहे ना रहे, मामा जी और उनके बच्चों का आना जाना तो लगा ही रहता है। घर को आश्रम समझ रखा है। और हाँ, जब तक मैं पैसे ना मांगू किसी को मत दीजिएगा। यह आपसे हो पाएगा? प्रतिभा जी बोली, अरे बेटा, तुम भी क्या बहू की तरह बातें करते हो? विश्वास भी कोई चीज होती है। ठीक है, लाओ 2 पैसे, मैं इसे अलमारी में ठीक से रख कर आती हूँ। इतना कहकर प्रतिभा जी ने पैसों को अलमारी में सहेज कर रख दिया। कुछ दिनों बाद एक शाम संजय ने प्रतिभा जी से कहा, माँ, मैंने आपको जो पैसे दिए थे वो निकाल कर दे दो। मुझे आज उन पैसों को वापस देना है। प्रतिभा जी अलमारी में कभी ताला नहीं लगाती थी, क्योंकि पुष्पा का कहना था कि आपकी जो भी चीज है हमारी ही है, तो आप उसमें ताला नहीं लगाएंगी। और अगर ताला लगाती भी हैं तो चाबी मेरे कमरे में रखिएगा। कुछ देर बाद जब प्रतिभा जी अलमारी खोलकर पैसे निकालने गई तो पैसे वहां थे ही नहीं, वो तो गायब थे। वो परेशान सी लौटकर बेटे के पास आई और सोचने लगी, अब क्या कहूं बेटे से। मां को परेशान देखकर संजय ने पूछा, क्या हुआ मां, खाली हाथ क्यों आई हो? पैसे दो ना। अरे, वो किसी और के उधार के पैसे थे, उसको आज ही देना है। आज वापस नहीं दिए तो वो घर पर आकर फालतू में चिल्लम चिल्ली करेगा। प्रतिभा जी के चेहरे की हवाइयां उड़ी थी। वो रुआंसी आवाज में बोली, बेटा, पैसे तो अलमारी में ही रखे थे, पर अब वे वहां दिख नहीं रहे हैं। संजय चिल्लाकर बोला, क्या मतलब है कि पैसे वहां नहीं हैं? आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? आपके कहने का क्या मतलब है? पैसों के क्या पंख निकल आए जो वो अपने आप उड़ गए होंगे? मेरे मना करने के बाद भी आपने वो पैसे खर्च कर दिए, या फिर हमारी अनुपस्थिति में जरूर रचना या मामा जी आए होंगे, आपने उन्हें पकड़ा दिए होंगे। प्रतिभा जी की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। वो बोली, नहीं बेटा, मुझ पर ऐसे इल्जाम मत लगाओ। मैंने ना तो उन पैसों को खर्च किया, ना तुम्हारी बहन को दिए। वो बेचारी साल में बस एक बार तो रक्षाबंधन पर तुम्हारे पास आती है, फिर तुम अपनी बहन के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? और तुम्हारे मामा जी, वो अगर हर दूसरे दिन यहाँ आते हैं तो वो बस हमारा हालचाल लेने के लिए, और तुम उन पर शक कर रहे हो। थोड़ा ठहर जाओ, बहू घर में नहीं है, हो सकता है उसे जरूरत पड़ी होगी और उसने पैसे ले लिए होंगे। संजय बोला, आप अपनी लापरवाही पुष्पा के माथे मढ़ रही हैं। अगर आपने पैसे खर्च नहीं किए, रचना को नहीं दिए, तो पक्का मामा जी ने पैसे निकाले होंगे। वो आए थे ना उस दिन, जिस दिन मैंने आपको पैसे रखने के लिए दिए थे, फिर तो वही पैसे लेकर गए होंगे। प्रतिभा जी बोली, नहीं नहीं बेटा, तेरे मामा जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये तो चांद को रोशनी दिखाने के समान हो जाएगा। जिस इंसान ने तेरे पिता के जाने के बाद अपने परिवार के साथ हम तीनों की जिम्मेदारी बखूबी उठाई, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। मानती हूँ अब उनके हालात पहले जैसे नहीं हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो इतना नीचे गिर जाएं। ना ना, ये काम मेरे भाई का नहीं हो सकता। दोनों माँ बेटा इसी उधेड़ बुन में लगे हुए थे कि आखिर पैसे गए कहाँ। तभी पुष्पा बाजार से चहकती हुई आई और बोली, संजय, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? चलो आ गए हैं तो मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ। संजय परेशान स्वर में बोला, क्या दिखाना चाहती हो? पुष्पा बोली, अरे 1 मिनट ठहरो। उसने झट से एक डब्बे से बड़ा सा झुमका निकालकर कान में पहनते हुए कहा, बताओ तो मैं कैसी लग रही हूं इस झुमके में? संजय ने पूछा, ये झुमका तुमने कब लिया? प्रतिभा जी भी आश्चर्य से देखने लगी और बोली, बहू, तुमने बताया नहीं, तुम बाजार झुमके लेने गई थी। पुष्पा मुंह बनाते हुए बोली, बता देती
तो क्या आप मेरे झुमके के पैसे देती? अरे पैसे तो मेरा पति ही खर्च करता है, फिर मैं आपसे क्यों पूछूंगी? और संजय, उस दिन जब आप अपने बॉस से बात कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे एक झुमका पसंद आया है, पैसे दे दो। तब आपने क्या कहा था? अलमारी में रखे होंगे, जाकर ले लो। और आज आप दोनों मुझसे पूछ रहे हैं कब ले लिए झुमके, क्यों ले लिए? मैं उसी दिन सुनार को ऑर्डर देकर आई थी, आज लेकर आ गई हूँ, तो बताओ कैसी लग रही हूँ? प्रतिभा जी बोली, बहू तुमने मुझे बताया भी नहीं और पैसे निकाल लिए। और बेटा तुम, वो तो अच्छा किया बहू ने जो बता दिया, वरना तुम तो मुझे, मेरी बेटी और मेरे भाई को चोर बना देते। एक नेक इंसान होने का मतलब ये नहीं होता है कि हर कोई आकर उस पर उंगली उठा दे। मैं कह रही थी तुमसे कि तुम्हारे मामा जी ऐसा काम नहीं कर सकते, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम्हारी पत्नी ने पैसे खर्च किए और तुमने अपनी माँ को चोर बना दिया। अच्छा कर्ज निभाया तुमने मेरे दूध का। इतना कहते कहते प्रतिभा जी रोने लगी। तभी रचना अपने मामा जी के साथ घर में दाखिल होते हुए बोली, माँ आप ये क्या कह रही हैं? मैं और मामा जी भैया के पैसे क्यों लेंगे? मैं तो यहाँ आती भी नहीं, और मामा जी तो हमारी खैर खबर पूछने के लिए आते जाते रहते हैं। हम इस घर से दूर क्या हुए, भैया ने हमें चोर बना दिया। वो तो मैं इस शहर से गुजर रही थी, तो मामा जी ने कहा 2 दिन के लिए माँ से मिलती जाओ, तो मैं आ गई, वरना मुझे तो अपने भाई के मन की बात कभी पता ही नहीं चलती। संजय कुछ कहता, उससे पहले ही उसके मामा जी किशोर बाबू बोले, हद करते हो संजय, तुम क्या इतने बड़े आदमी हो गए कि अपने संस्कार भूल गए? कल जिस मामा ने तुम्हें जीने का सलीका सिखाया था, आज वो चोर बन गया। संजय की नजरें झुक गई। वो बोला, मामा जी मुझे माफ कर दीजिए। प्रतिभा जी बोली, बेटा मैं कह रही थी ना कि तुम्हारी बहन और मामा ऐसा काम नहीं कर सकते। चांद पर थूक कर तुम खुद ही अब लज्जित महसूस कर रहे हो। कहने से पहले सोचना चाहिए हम किसके लिए क्या कह रहे हैं। तुम पत्नी के प्रेम में इतने अंधे हो गए हो कि अपनी माँ बहन को ही चोर बना दिया। प्रतिभा जी ने हाथ जोड़कर अपने भाई और बेटी से माफी मांगी। किशोर बाबू बोले, दीदी अब मैं चलता हूँ, शायद यहाँ मेरी अब जरूरत नहीं है। अब जब आपसे मिलना होगा मैं आपको अपने घर पर बुला लूंगा। मानता हूँ मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, पर मेरे बच्चों ने कभी मुझ पर शक नहीं किया और न ही कभी करेंगे, इतना विश्वास तो मुझे है। चलता हूँ। रचना झट से बोली, मामा जी मैं आपके साथ आई थी तो मैं आपके साथ ही चलूंगी, मुझे भी अब यहाँ एक पल नहीं रुकना। इतना कहकर वे दोनों वहां से चले गए। प्रतिभा जी वहीं खड़ी रही और अपने बेटे से बोली, तुम दोनों की वजह से आज मुझे अपनी बेटी और भाई के सामने लज्जित होना पड़ा। इस बात के लिए मैं तुम्हें जीवन भर माफ नहीं करूंगी। मैंने सारी संपत्ति और घर तुम दोनों के हवाले इसलिए नहीं किया था कि तुम मेरी बनी बना इज्जत को मिट्टी में मिला दो। अगर तुम्हें मुझ पर या मेरे जानने वालों पर भरोसा नहीं है तो तुम अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लो। पुष्पा कुछ कहती उससे पहले ही प्रतिभा जी बोली, बस बहू कुछ ऐसा मत कह देना कि मेरा हाथ उड़ जाए। तो मुझे वृद्धाश्रम भेजने वाली थी ना। अरे जिसके रहने का खुद ठौर ठिकाना नहीं, वो दूसरों को उंगली दिखाती है। बेहतर होगा तुम दोनों पति पत्नी अभी के अभी जाकर रचना और मामा जी से माफी मांगो। पुष्पा बोली, माफी मांगे मेरी जूती, आपकी बेटी की क्या औकात है जो मैं उससे माफी मांगूंगी, और मेरी गलती ही क्या है? संजय कुछ कहता उससे पहले ही प्रतिभा जी बोली, संजय अगर तुम लोगों ने माफी नहीं मांगी तो बेहतर होगा मेरे घर को खाली कर दो। मैं अपने ही घर में चोर बनकर नहीं रह सकती। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। संजय ने अपनी पत्नी को समझाया कि अगर हम इस घर को छोड़कर कहीं और रहने गए तो उतना खर्च करना मेरे बस की बात नहीं है। ऐसे ही मेरी हालत टाइट है, ऊपर से तुम्हारे ये रोज रोज के ड्रामे। बिना पूछे तुमने किसी के उधार के पैसे खर्च कर दिए। कल सुबह जाकर ये झुमका वापस कर देना और सारे पैसे लाकर मुझे देना ताकि मैं उस आदमी को लौटा सकूं। और याद रखो, माँ अगर खुश नहीं रही तो हमारे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। पुष्पा ने अपनी माँ को सारी बात बताई तो उन्होंने कहा, बेटा समझदारी इसी में है कि दामाद बाबू की बात मान लो। कहीं तुम्हारी सास ने सब कुछ तुम्हारी ननद के नाम कर दिया तो तुम क्या करोगी? तुम तो सड़क पर आ जाओगी और मैं तुम्हें यहाँ रख भी नहीं सकती क्योंकि यहाँ का सब कुछ तुम्हारा भाई देखता है। पुष्पा को समझ आ गया
कि उसने आज तक जो भी किया था उसके लिए प्रतिभा जी उसे बच्चा समझकर माफ कर रही ही थी, पर अब उसे माफी नहीं मिल पाएगी तो उसे सीधा रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। और उसने माफी मांगने में ही भलाई समझी। दोनों पति पत्नी ने जाकर रचना और मामा जी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और अपनी माँ को आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी ये वचन भी दिया। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।